हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 2। पार्ट वन हमने अपने यूट्यूब चैनल नारायणा क्लासेज ऑनलाइन पे अपलोड कर दिया है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर देख ले। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं जर्मनी के एकीकरण के बारे में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण किस राज्य के प्रयास से हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण पर्सा के प्रयास से हुआ। एकीकरण समझते हैं, एकीकरण किसको बोलते हैं? जब दो या दो से अधिक भूभागों को मिलाकर एक बड़ा भूभाग बनाते हैं उसको एकीकरण कहते हैं। जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे भूभागों में टूटा हुआ था, छोटे छोटे। ठीक है, और एक बड़ा राज्य था जिसका नाम था पर्सा। इन्हीं पर्सा के प्रयास से क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण हुआ। पर्सा का एक राजा था। कौन सा राजा था? विलियम प्रथम। इन्होंने एक अपने प्रधानमंत्री बनाया जिसका नाम था बिस्मार्क। बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। जर्मनी का एकीकरण का जनक क्यों किया जाता है? क्योंकि बिस्मार्क ने ही जर्मनी का एकीकरण किया था। ठीक है, तो इसलिए जर्मनी के एकीकरण का जनक किसको कहा जाता है? बिस्मार्क को। बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? बिस्मार्क ने एक नीति अपनाई थी रक्त और लॉ की। ठीक है, तो उसी बिस्मार्क ने एक नीति अपनाई थी जिससे को बोलते हैं रक्त और लॉ की नीति से जर्मनी का एकीकरण किया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने कौन से नीति के तहत किया, तो मानेंगे रक्त और लॉ की नीति से। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने कुल 3 युद्ध लड़े। ठीक है, नंबर 1 में डेनमार्क से, दूसरा में ऑस्ट्रिया से, तीसरा में फ्रांस से। डेनमार्क से युद्ध क्यों लड़ा? क्योंकि पहले इन्होंने अपने देश के बाहर के जो देश था उन्होंने क्या वो सब कब्जा कर रखा था। किसके ज़मीन का? तो जर्मनी के कुछ भूभाग पे। जैसे डेनमार्क ने 2 भाग पे कब्जा कर रखा था, एक सेल्सविक और एक हॉलस्टीन। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री जो बिस्मार्क को बनाया था, बिस्मार्क एक कूटनीतिक व्यक्ति थे। कूटनीतिक व्यक्ति उसको बोलते हैं जो किसी से समझौता करके अपने देश का फायदा पहुंचाए, वैसे व्यक्ति को बोलते हैं कूटनीतिक व्यक्ति। बिस्मार्क कैसा व्यक्ति थे? तो कूटनीतिक व्यक्ति थे। तो बिस्मार्क ने क्या किया? डेनमार्क से युद्ध लड़ने से पहले उन्होंने क्या किया? ऑस्ट्रिया से दोस्ती कर लिया। ऑस्ट्रिया से दोस्ती किया और इन्होंने डेनमार्क ने 2 भागों पे, जर्मनी के 2 भागों पे कब्जा कर रखा था, एक सेल्सविक, एक हॉलस्टीन। सेल्सविक इन्होंने दोस्ती किया, उस समय बोला कि अगर हम ऑस्ट्रिया डेनमार्क से जीत जाएंगे तो तुमको ऑस्ट्रिया को ये वाला भाग ऑस्ट्रिया को दे देंगे। ठीक है, और पर्सा ने डेनमार्क पे कब? 1864 में युद्ध किया। ठीक है, इस युद्ध को 1864 में युद्ध किया। इसमें क्या हुआ? डेनमार्क पराजय हो गया, पर्सा जीत जाता है। और जिस तरीके से जो बात हुआ था ऑस्ट्रिया से वो किया। इन्होंने सेल्सविक पे अपना अधिकार कर लिया, सेल्सविक पे, और हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया को दे दिया। अब बात आती है ऑस्ट्रिया। देखो, ऑस्ट्रिया यहाँ पे और हॉलस्टीन यहाँ पे था। ऑस्ट्रिया से काफ़ी दूर था। जिस तरीके से ऑस्ट्रिया ने इस पर अच्छा से नियंत्रण नहीं कर पाता, तो जर्मनी ने धीरे धीरे क्या किया? इस पर नियंत्रण करना स्टार्ट किया। जब देखा ऑस्ट्रिया ने कि मेरे जगह पर ये लोग अपना नियंत्रण कर रहे हैं, अपना आधिपत्य जमा रहे हैं, तो ऑस्ट्रिया ने क्या किया? 1866 में युद्ध कर दिया है। किसके विरुद्ध? पर्सा के विरुद्ध। ठीक है, उस युद्ध को हम लोग सेडोवा या सेजोवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें ऑस्ट्रिया जब इस पे युद्ध किया तो बिस्मार्क ने जाके किससे दोस्ती कर लेता है? फ्रांस से। और फ्रांस और पर्सा मिलकर दोनों ने क्या किया? ऑस्ट्रिया को हरा दिया। कब? 1866 में। इस युद्ध को हम लोग सेडोवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है फ्रांस। फ्रांस ने इस वाले हिस्सा पे कब्जा कर रखा था। अब ये जर्मनी क्या हो गया? पर्सा एक राज्य था, पर्सा धीरे धीरे क्या हो गया? थोड़ा बड़ा हो गया। उसके बाद फ्रांस से लड़ता है, और फ्रांस ने इस वाले भाग पे कब्जा कर रखा था, दक्षिणी वाद्य इस भाग पे कब्जा कर रखा था। 1870 में सूडान का युद्ध होता था, पर्सा ने उसको भी क्या किया? अपने हिस्से में मिला लिया। और एक फ्रैंकफर्ट की संधि होता है। फ्रैंकफर्ट की संधि किसके बीच होता है? फ्रांस और पर्सा के बीच। ठीक है, फ्रांस और पर्सा के बीच। उसमें का परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है कि दक्षिणी वाद्य जो जर्मन महासंघ में क्या होता है? मिल जाता है। जर्मन महासंघ बताए थे कि 39 राज्यों का एक महासंघ, जर्मन महासंघ कौन बनाया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, वो दक्षिणी वाद्य में मिल जाता है। और इसी तरीके से 1871 में बिस्मार्क और पर्सा की सहायता से क्या होता है? जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो जाता है। और पहले था राजा विलियम प्रथम, क्या था? सिर्फ पर्सा का राजा था। ठीक है, उसके बाद जब जर्मनी पूरा भूभाग बन गया, 300 छोटे छोटे राज्यों को मिला के एक बड़ा भूभाग बना, तो उस पूरे भूभाग का सम्राट किसको बना दिया? विलियम प्रथम को बना दिया गया। ठीक है, इसी तरीके से जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो पाया।
तो आप बात करते हैं इटली के एकीकरण। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। जिस तरीके से जर्मनी का एकीकरण 1871 में ईस्वी में हुआ, उसी तरीके से इटली का एकीकरण भी 1871 ईस्वी में हुआ। जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख नायक बिस्मार्क थे, उसी तरीके से इटली का एकीकरण के प्रमुख 3 नायक थे। एक नंबर मेजनी, 2 में काउंट काबर, 3 में गैरीबाल्डी। मेजनी ने संगठन एक ज्वाइन करता है, उस संगठन का नाम है कार्बोनरी। कार्बोनरी एक क्रांतिकारियों का संगठन था। जब ये इस संगठन में ज्वाइन होता है तो मेटरनिक ने इसे क्या करता है, अपने देश से भगा देता है। और ये इसको अपने देश से भगा देती है। ये अपने देश से भागे कहाँ चला जाता है? फ्रांस में। और फ्रांस में बैठ के ही इन्होंने 1831 में यंग इटली की स्थापना करता है। वहाँ बैठ के ही जब यंग इटली का स्थापना करने के बाद इन्होंने क्या किया, 1834 में यंग यूरोप की स्थापना करता है। फिर क्या होता है, ऐसे आते आते 1848 में क्या होता है, वहाँ क्या 1848 में ऑस्ट्रिया में क्या होता है, युद्ध छिड़ता है, जिससे क्या होता है, मेटरनिक भाग के लंदन चला जाता है। तब क्या होता है, ये 1848 के बाद वो अपना देश इटली आता है और इटली में आके फ्रेंडली इटली की स्थापना करता है। इसलिए इटली के एकीकरण का इसे मसीहा या पैगंबर कहा जाता है। ठीक। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण करने में सबसे बड़ा योगदान सार्डिया पिडमोंट का था। सार्डिया पिडमोंट क्या था? इटली का एक बड़ा राज्य था। जिस तरीके से जर्मनी का एक बड़ा राज्य पर्सा था और पर्सा का राजा विलियम प्रथम थे और विलियम प्रथम ने अपना प्रधानमंत्री बिस्मार्क को बनाया, उसी तरीके से सार्डिया पिडमोंट के राजा कौन थे? विक्टर एमेनुएल ने प्रधानमंत्री काउंट काबूर को बनाया। और काउंट काबूर को इटली का राजनीतिज्ञ कहा जाता है। राजनीतिज्ञ इसलिए कहा जाता है कि जब 1866 में ऑस्ट्रिया का युद्ध हो रहा था पर्सा के साथ, उस समय क्या इटली ने जर्मनी का साथ दिया और जर्मनी का साथ दिया, जिससे जर्मनी ने क्या किया, ऑस्ट्रिया को हरा दिया। और ऑस्ट्रिया मजबूरन क्या हुआ, ऑस्ट्रिया, और इन्होंने यहाँ पर भी उसी युद्ध के क्रम में ही वेनेसिया और लोम्बार्डी पर भी सार्डिया पिडमोंट ने क्या किया, इन्होंने काउंट काबूर ने इस पर अधिकार कर लिया। ठीक है। उसके बाद 1870 में, ठीक है, 1870 में क्या हुआ, फ्रांस का अधिकार था। किस पे? फ्रांस का अधिकार था ये पूरे राज्य पे। बीच वाला इटली 3 भाग में बटा हुआ था। ये ऊपर वाला भाग, बीच वाला भाग और नीचे वाला भाग। ऊपर वाले भाग पे ऑस्ट्रिया का अधिकार था, बीच वाले भाग पे फ्रांस का अधिकार था और नीचे वाला भाग पे स्पेन का अधिकार था। तो 1866 में क्या होता है, ऑस्ट्रिया और जर्मनी का युद्ध होता है। उसी समय काउंट काबूर ने इस पर अधिकार कर लेता है। 1870 में फ्रांस और जर्मनी के बीच होता था। जब फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध होता था, उस समय क्या किया, फ्रांस ने अपना सेना यहाँ पे रख रखा था। जब ये सेना जब जर्मनी से युद्ध हो रहा था, उस समय क्या किया, यहाँ से सेना को फ्रांस ने उस युद्ध में ले लिया। जब देखा इन्होंने काउंट काबूर ने कि जब ये अपना सेना लेकर वहाँ चले गए, तो इन्होंने क्या किया, अपना सेना भेजकर इस पर अधिकार कर लिया। कौन जगह पे? 3 जगह पे, पार्मा, मोडेना और टस्कनी। इस पूरे जगह पे पोप का राज्य था। इस पूरे जगह पे पोप का राज्य था। ठीक है। इस पूरे जगह पे पोप का राज्य था। और इन्होंने काउंट काबूर ने क्या किया, इन 3 जगह पे, पार्मा, मोडेना और टस्कनी पे क्या किया, अपना अधिकार कम जमा लिया। लेकिन इस वाले हिस्से पर अभी भी पोप का अधिकार है। यहाँ पे इन्होंने इसका अधिकार नहीं हो पाया। उसके बाद आता है गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। वो मेजनी से प्रभावित था। बाद में काउंट काबूर के प्रभाव में आया और तलवार के बल पर इटली का एकीकरण किया। इन्होंने क्या किया, 1860 में जो नेपल्स और सिसिली पर स्पेन का अधिकार था, ये नीचे वाला हिस्से में इन्होंने तलवार के बल पर क्या किया, इस पर कब्जा कर लिया। और कैसे कब्जा किया, तो उन्होंने सबसे पहले एक लाल कुर्ती का गठन किया। लाल कुर्ती क्या होता है, ये इन्होंने एक सेना का गठन किया, जिस सेना को सभी सेना को क्या किया, लाल कलर का कुर्ती पहनाया, जिसे लाल कुर्ती कहा गया उस सेना के गठन को। इस तरीके से क्या हुआ, 1871 में इस तरीके से 1871 ईस्वी में इटली का क्या हो गया, इटली का एकीकरण हो गया और सार्डिया पिडमोंट का नाम इटली रख दिया गया। जिस तरीके से पर्सा का नाम, पर्सा जब बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, पूरे पर्सा को जर्मनी नाम दिया गया, उसी तरीके से सार्डिया पिडमोंट जब इस पूरे पर अधिकार हो गया तो इटली का नाम रखा गया और यहाँ का राजा विक्टर इमैनुअल को बनाया गया। ठीक है। अब देखते हैं 1929 लेटरन की संधि। 1929 में लेटरन की संधि में क्या हो, मुसोलिनी और पोप के बीच एक समझौता होता है, एक संधि होता है, जिसका परिणाम क्या था, वेटिकन सिटी पर पोप का अधिपत्य स्वीकार कर लिया जाता है। हम पढ़ा चुके हैं कि पूरे रोम पे कब्जा नहीं हो पाया था। रोम के जो पोप का राज्य था, सिर्फ इस 3 राज्य पे, पार्मा, मोडेना और टस्कनी पर फ्रांस का अधिकार था। जब फ्रांस ने
फ्रांस जब जर्मनी से युद्ध लड़ रहा था तो सिर्फ इस तीनों पर ही ये काउंट काबू ने कब्जा कर पाया था। इस पर कब्जा नहीं, इस पर अभी भी पोप का राज था। ठीक है, तो जब यहाँ का राजा मुसलिन बना तो मुसलिन और पोप के बीच में एक समझौता हुआ। ये समझौता हुआ कि जो वेटिकन, एक समझौता, उस समझौता को हम लोग लेटरन की संधि के नाम से जानते हैं। और वेटिकन सिटी जो इटली की राजधानी रोम है, इस रोम के बीच में एक छोटा सा देश है जिसको हम लोग वेटिकन सिटी के नाम से जानते हैं। यह दुनिया का सबसे छोटा देश है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे छोटा देश है। आप समझते हैं कुछ इससे, इस बुक में दिया गया कुछ रिलेटेड चीज़ है। ठीक है, जैसे में हंगरी की भाषा क्या है, तो मैग्यार है। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम किसके किसके बीच हुआ, तो तुर्की और रूस के बीच में, जिसमें तुर्की हार जाता है, रूस जीत जाता है। ठीक है, और दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी पे पूछ सकता है कि वेटिकन सिटी पर किसका अधिकार, तो अभी भी पोप का अधिकार है उस पर। ठीक है, इतिहास के जनक किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। अब हम पढ़ाते हैं यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ते हैं। एक देश था तुर्की, वहाँ पे एक साम्राज्य हुआ करता था जिस साम्राज्य का नाम था ऑटोमन साम्राज्य। उन्होंने यूनान पे कब्जा कर रखा था। यूनान का अभी का नाम है ग्रीस। ठीक है, तो यूनान पे कब्जा कर रहा था। तो यूनान में क्या होता है, विद्रोह का आरंभ होता है। विद्रोह का आरंभ कब से होता है, तो 1821 ईस्वी में। 1821 ईस्वी में एलेक्जेंडर हिप्सलांटी कहाँ के थे, यूनान के। एलेक्जेंडर हिप्सलांटी ने कहाँ के थे, यूनान के। उनके नेतृत्व में मोल्डेविया में विद्रोह होता है। मोल्डोविया एक यूनान का एक जगह है, एक छोटा सा राज्य। उस राज्य में क्या हुआ, विद्रोह। उस पर कौन कब्जा कर रखा था, तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य ने। क्या हुआ, तो उस समय तो तुर्की ने उस विद्रोह को क्या किया, दबा दिया। फिर भी यूनान वासियों ने विद्रोह को समाप्त नहीं किया, विद्रोह को दबने नहीं दिया। उन्होंने विद्रोह को लगातार कंटिन्यू रखा। और दूसरा विद्रोह 1822 ईस्वी में कहाँ पर होता है, मोरिया द्वीप पर क्या होता है, तो तुर्की ने जब मोरिया द्वीप पर होता है तो तुर्की इस विद्रोह को धार्मिक स्वरूप प्रदान करता है। और धार्मिक स्वरूप प्रदान करता है। तुर्की एक मुस्लिम बहुलक कंट्री है ना, बहुसंख्यक देश है। और यहाँ पे तुर्की ने किसकी सहायता से, मिस्र की सहायता से क्या करता है, यहाँ मोरिया द्वीप पर जो विद्रोह हो रहा था इस पर हमला कर देता है। जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे 20,000 यूनानी सैनिकों को मौत का घाट उतार दिया जाता है। ये सब देखते हुए यूनान में क्रिश्चियन लोग रहते थे। ये सब देखते हुए ब्रिटेन, रूस, फ्रांस ने खुलकर क्या किया, इसका सपोर्ट किया। जबकि रूस तुर्की का अच्छे दोस्त था। फिर भी इन्होंने क्या किया, जब ये इस तरीके से धार्मिक स्वरूप ले रहे थे, इन्होंने, ये सभी देशों ने खुलकर किसका सपोर्ट किया, यूनान का। और रूस ने 1829 में तुर्की पर हमला करके तुर्की को हरा दिया। और 1829 में एक संधि हुआ, एड्रियानोपुल की संधि, जिसके तहत क्या हुआ, तुर्की यूनान को छोड़ के अपने देश लौट जाता है। ऑटोमन साम्राज्य यूनान को छोड़ के अपने देश लौट जाता है तुर्की। और यहाँ पर किसका आधिपत्य हो जाता है, रूस का। ये सब देखते हुए फ्रांस, ब्रिटेन को अच्छा नहीं लगता है। फिर उन्होंने क्या किया, ये सबको अच्छा नहीं लगता है। 1832 में एक संधि होता है, कुस्तुनतुनिया की संधि। इसके तहत क्या होता है, सभी लोग यूनान को क्या कर देते, आज़ाद कर देते। और पूरे यूनान का एक शासक बनाया जाता है जिसका नाम होता है राजकुमार ऑटो।